बहुत समय पहले शिवरामपुर नामक राज्य में राजा मदन मल नाम के राजा शासन करते थे। राजा मदन मल के दो बहुत ही खास आदमी थे, एक उनका मंत्री और दूसरा उनका नाई। राजा के मंत्री और राजा के नाई दोनों ही राजा के बहुत प्रिय थे। मंत्री जी, आप एक काम कीजिए, जाइए और राज्य में घूम कर आइए। अगर हमारी प्रजा में से किसी को भी कोई समस्या हो तो आकर मुझे बताइए। जी महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। मंत्री राज्य में भ्रमण करने निकल जाता है। वही राज दरबार में राजा का नाई राजा की पैरों के पास बैठा था। महाराज, आप सच में बहुत ही ज्यादा दयालु राजा हैं। आपके जैसा राजा पाकर तो हमारी राज्य की प्रजा धन्य हो गई है। राजा का नाई हमेशा राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी तारीफ करता रहता था, मगर उसे एक बात नहीं पसंद आती थी। वो ये था कि उसे ऐसा लगता था राजा अपने मंत्री को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात से वो हमेशा ईर्ष्या में रहता था। महाराज तो बहुत अच्छे हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ उस मंत्री की जगह मुझे मिल जाए और सिर्फ मैं राजा का खास बनकर रहूं। नाई हर वक्त इसी फिराक में रहता था कि आखिर कब मंत्री कोई गलती करे और उसे नीचा दिखाए। क्यों, क्या हाल है? हाँ, मैं तो बढ़िया हूँ, मगर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं। कभी तो सीधे मुंह बात कर लिया करो। खैर छोड़ो, तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं महाराजा के पास जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। दोनों के बीच हमेशा कोई न कोई बात को लेकर बहस होती रहती थी। एक रात की बात है, राजा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके सपने में उनके पूर्वज आते हैं और राजा से कहते हैं, हमसे मिलने आओ। वो सपना देख राजा की नींद खुल जाती है और वो पूरी रात सो नहीं पाते हैं। अगली सुबह राज दरबार में वो ये बात अपने मंत्री और नाई को बताते हैं। मुझे तो अपने पूर्वजों से मिलना ही है, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बुलाया है। अब आप लोग मुझे कोई तरीका बताइए जिसके सहारे मैं उनसे मिल पाऊं। ये सुन मंत्री कहता है, महाराज, आपके पूर्वज इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए आप चाहे कुछ भी कर लें, उनसे मिलने नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कृपया ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। महाराज, पता नहीं मंत्री जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, मगर मैं तो आपको आपके पूर्वजों से मिलवा सकता हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये बताओ कैसे मैं अपने पूर्वजों से मिल सकता हूँ? इसके लिए मंत्री जी की मदद चाहिए होगी। मंत्री जी हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम बताओ तो सही, करना क्या है? महाराज, धान के पुआल में मंत्री जी को बैठना होगा और फिर आग लगा देना होगा। इसके बाद जो धुआं होगा उसकी मदद से मंत्री जी आकाश तक चले जाएंगे और वहां जाकर मंत्री जी आपके पूर्वजों से मिलेंगे, उनकी खोज खबर लेंगे और हो सके तो उन्हें साथ लेकर आएंगे, जिससे आप उनसे मिल पाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। मंत्री जी, आपने नाई की बात समझ ही ली होगी। चलिए हम अभी ये करते हैं। ये बात सुन मंत्री बहुत डर जाता है और सोचता है, अरे ये नाई तो मुझे मारने की योजना बना रहा है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ मंत्री जी, चलिए ना। महाराज, मैं आपकी बात कभी टाल नहीं सकता। आपने जो कहा है मैं वैसा ही जरूर करूंगा, मगर अभी तो अंधेरा होने वाली है। क्या हम कल सुबह ये करें? ठीक है मंत्री जी, हम कल सुबह ये करेंगे। मंत्री कुछ आदमियों के साथ मिलकर रात भर में धान के पुआल के नीचे नीचे से सुरंग बना लेता है, ताकि आग लगे तो वो सुरंग की मदद से वहां से निकल सके। अगली सुबह राजा, नाई और मंत्री तीनों धान के पुआल के पास आते हैं। भेजिए मंत्री जी को इस धान के पुआल के अंदर। महाराज, मैं जा रहा हूँ। मंत्री धान के पुआल के अंदर चला जाता है और नाई अपने हाथों से उसमें आग लगा देता है। आग लगाते ही मंत्री सुरंग की मदद से वहां से निकल जाता है। चलिए महाराज, अब हम चलते हैं। नाई और राजा वहां से चले जाते हैं। नाई ने मुझे मारने की योजना बनाई, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
कुछ दिनों बाद मंत्री राज दरबार में आता है और मंत्री को देख नाई हैरान रह जाता है। मंत्री जी, आप आ गए। मैं आपकी ही इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? आप मेरे पूर्वज से मिले? उन्होंने क्या कहा? क्या वो मुझसे मिलने आ रहे हैं? हाँ महाराज, मैं गया था और आपके पूर्वजों से भी मिला, मगर वहाँ वो वर्षों से रह रहे हैं। इस वजह से उनके चेहरे पर दाढ़ी बहुत बड़ी हुई है, साथ ही साथ बाल भी बहुत बढ़ गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम एक नाई को यहाँ भेजो ताकि हम अपने दाढ़ी बाल बनवा सकें। इसके बाद ही हम धरती पर आएंगे। मंत्री जी, ये आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, अगर मेरे पूर्वज उनकी दाढ़ी और बाल कटवाना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास नाई है तो मैं उनके लिए नाई जरूर भेजूंगा। ये सुन नाई बहुत डर जाता है। महाराज, मैं कैसे जाऊंगा? तुम परेशान क्यों होते हो? जिस तरह से मैं गया था महाराज के पूर्वजों के पास, ठीक उसी तरह से तुम भी जाओगे। और हाँ, ये तुमने ही तो बताया था, भूल गए? बस बस, अब इस पर ज्यादा बातें नहीं होनी चाहिए। चलो धान के पुआल के पास चलते हैं। नाई, राजा और मंत्री तीनों धान के पुआल के पास आते हैं। नाई डरता डरता धान के पुआल के अंदर चला जाता है। मंत्री जी, इस बार मैं आग लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरे पूर्वज देखें। मैं उनके लिए नाई भेज रहा हूँ। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। राजा धान के पुआल में आग लगा देता है। जैसे ही आग लगता है, उसमें से नाई कूदता हुआ बाहर निकलता है और राजा के पैरों पर गिर जाता है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। ऐसे कोई आकाश में नहीं जा सकता है, ना ही आपके पूर्वजों से मिल सकता है। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। मैं तो बस मंत्री जी से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। इस तरह नाई अपनी गलती मानता है और अपनी जान बचाता है। महेश और सुरेश दोनों भाई थे। उनके पिता अपने जमाने के बहुत बड़े व्यापारी थे और मरते समय दोनों के लिए बहुत संपत्ति छोड़ गए थे, करोड़ों रुपए और आलीशान घर। लेकिन पिताजी के अंतिम समय में महेश ने धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। सुरेश ने भाई को बहुत समझाया, लेकिन लालची महेश ने अपने छोटे भाई को कुछ भी देने से इनकार कर दिया। महीनों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद सुरेश को किसी तरह घर का एक कमरा दे दिया गया। मैं तुम्हें बस यही कमरा दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। कमरा कच्चा और टूटी फूटी हालत में था, लेकिन सुरेश के पास सिर छिपाने का और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो कमरा ले लेता है। ये कमरा पिताजी का था और यहीं उन्होंने अंतिम समय बिताया था। सुरेश अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहीं रहने लगता है। सुरेश के पास कोई काम नहीं था। उसने कई जगहों पर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार थक हार कर उसे मजदूरी करनी पड़ी। पुराने राजमहल के पास खुदाई का काम चल रहा था। वहाँ नई रोड बनाने की तैयारी थी। सुरेश को भी वहीं मजदूरी करने का काम मिल गया। सुरेश के साथ सुरेश की पत्नी माला भी वहीं काम करती थी। देखो बेचारों को, पिताजी की इतनी धन संपत्ति होने के बाद भी इन्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अरे इसके बड़े भाई ने धोखे से सबको झड़प लिया है। ऐसा लालची भाई भगवान किसी को भी ना दे। बहन, इन लोगों की किस्मत एक दिन जरूर पलटेगी। महेश को अपने लालच की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन खुदाई करते समय कुछ मजदूरों को एक संदूक मिला। संदूक खोल जाने पर उसमें से राजा का प्राचीन खजाना निकला। बड़े अधिकारियों ने सारे खजाने को खुद ही लूट लिया, लेकिन इस घटना के बाद सुरेश के दिमाग की बत्ती जल गई। सुरेश ने अपनी पत्नी के कान में कुछ कहा और दोनों ने मजदूरी का काम छोड़ दिया। उन दोनों ने घर जाकर अपने एकमात्र कमरे में खुदाई शुरू कर दी। अरे इस समय क्या शोर मचाया हुआ है इन दोनों ने। अगले दिन सुबह पूरे शहर में एक ही बात के चर्चे थे।
सुरेश के घर में खुदाई करने पर एक घड़ा मिला है जिसमें बेशुमार पैसा है। महेश अपने घर से निकलता है। तभी एक व्यक्ति कहता है, अरे क्या तुमने सुना है? अपने सुरेश बाबू फिर से अमीर हो गए हैं। अच्छा, कब? कैसे? मैंने तो नहीं सुना। सुरेश के घर में खुदाई में एक घड़ा निकला है। सुना है उसके पिताजी ने वो घड़ा जमीन में छिपा कर रखा था। उस घड़े में बहुत पैसा है। उस पैसे से तो वो ऐसे कई घर खरीद लेगा। महेश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उधर सुरेश के दोनों बच्चे सजे धजे नए कपड़ों में घूम रहे थे। वो दौड़ा दौड़ा सुरेश के कमरे में गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा था और एक कोने में मिट्टी से सना एक घड़ा भी था। सुरेश, मैंने सुना है तुम्हें पिताजी का छिपाया हुआ कोई घड़ा मिला है। हाँ तो अगर वो पिताजी का है तो मुझे भी उसका आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ये बात तो आपको घर और संपत्ति के बंटवारे के समय भी सोचनी चाहिए थी। अच्छा, तो तुम अभी भी उस बात से नाराज हो? चलो एक बार फिर से सब कुछ आधा आधा बांट लें। सुरेश कुछ सोचता है और फिर कहता है, मैं आप पर कैसे विश्वास करूं? आपने पहले भी मुझे धोखा दिया है। पहले आप मुझे मेरा हिस्सा दो, फिर मैं आपको घड़े का आधा सामान दे दूंगा। ठीक है। महेश ने उसी समय जाकर अपना आधा घर और संपत्ति सुरेश के नाम कर दी और लौटकर घर के कागज सुरेश को थमा दिए। अब हमें घड़े का बंटवारा भी कर लेना चाहिए, क्यों नहीं? माला, वो घड़ा भाई को दे दो। माला ने घड़े को उठाया और आधा पानी एक बर्तन में रख दिया। ये क्या है? इसमें तो कोई भी धन संपत्ति नहीं है। ये लीजिए भाई साहब, आपकी आधी संपत्ति। महेश का चेहरा देखने लायक था। सुरेश और उसके बच्चे ठहाके लगा रहे थे। महेश का सारा लालच घड़े के पानी में डूब चुका था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। श्याम नाम का एक किसान था। खेती किसानी करना उसका खानदानी काम था। उसके पिता और दादा भी यही काम किया करते थे और उसके लिए खेती की काफी जमीन भी छोड़ गए थे। श्याम के घर में उसकी पत्नी और एक लड़का था। श्याम का बेटा शहर के बड़े कृषि विद्यालय में पढ़ता था। वो चाहता था कि उसका बेटा कृषि के नए नए तरीके सीखे और उसके साथ साथ गांव के दूसरे किसानों को भी सिखाए, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ सके और वे गर्व से किसानी का काम करते रहें। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटा, इस साल तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम गांव में रहकर ही नए जमाने की खेती सभी को सिखाओ। उसका बेटा विष्णु बोला, जी पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। श्याम जिस विष्णु को शहर में पढ़ाई के लिए छोड़ कर आया था, वो विष्णु अब पूरी तरह से बदल चुका था। शहर के चकाचौंध ने उसे अपने काबू में कर लिया था। वो कृषि तो करना चाहता था, लेकिन ईमानदारी के पैसों में खुश न था। उसे तो बड़ा आदमी बनना था, बहुत बड़ा आदमी। अपने सभी बड़े बड़े शौक पूरे करने थे। शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके विष्णु गांव वापस आया तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, अब आप आराम कीजिए और खेतों की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। श्याम ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे भी अब ये बूढ़े कंधे थक चुके हैं भार उठाते उठाते। जैसे ही विष्णु को खेतों की जिम्मेदारी मिली, उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इस साल का अनाज बोरों में भरकर तैयार था, बस उसे बेचने जाना था, जो अब विष्णु की जिम्मेदारी थी। विष्णु ने सभी बोरों को खोला और थोड़ा थोड़ा अनाज निकालकर उसके अंदर पत्थर और मिट्टी भर दी। विष्णु ने सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देकर अनाज के सभी बोरे बेच दिए। इस पर उसके पिता बड़े खुश हुए और बोले, अरे वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। इतना पैसा तो हमें अपनी फसल के बदले कभी भी नहीं मिला। विष्णु बोला, ये सरकारी कर्मचारी आपको ठग लेते हैं पिताजी।
लेकिन मुझे नहीं ठग सकते। विष्णु शाम से झूठ बोलता रहा और इसी तरह बेईमानी का काम करता रहा। शाम को लगता था कि बेटा शहर से पढ़ लिख कर आया है तो अपनी बुद्धिमानी से ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि विष्णु सालों से कमाई हुई उसकी ईमानदारी को इस तरह तबाह कर रहा है। समय बीतता गया, विष्णु का लालच बढ़ता गया। इस साल खेतों में फसल उगाने की जिम्मेदारी भी विष्णु ने अपने कंधों पर ले ली। उसने पिताजी से कहा, देखना पिताजी, इस बार इस जमीन से दुगना अनाज निकलेगा। श्याम बोला, देखा विष्णु की माँ, मैं कहता था ना, हमारा बेटा हमारी खेती को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। विष्णु कृषि विद्यालय में पढ़ा था और वो खेती की सारी बारीकियां जानता था, लेकिन लालच के पर्दे ने उसकी आंखों को ढक दिया था पट्टी से। उसने शहर से ऐसी रासायनिक खाद मंगाई जिससे फसल बहुत ज्यादा उगती है, लेकिन वो खाद बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। उसने अपने पूरे खेत में उस खाद को डाल दिया। विष्णु हर रोज फसल की सिंचाई करता और फसल में कीड़े ना लग जाएं, इसलिए उन पर अलग अलग दवाइयों का छिड़काव भी करता था। ये जहरीला पानी दिन ब दिन गांव की नदी में जाकर मिलता जा रहा था। देखते देखते तालाब का पानी पीने लायक नहीं बचा। गांव के लोग बीमार होने लगे, उन्हें तरह तरह के रोग होने लगे। गांव वाले शाम के पास विष्णु की शिकायत लेकर आने लगे, लेकिन शाम को लगता था कि अनपढ़ गांव वाले उसके बेटे की तरक्की को देखकर जलते हैं, इसीलिए झूठे आरोप लगाते हैं। फसल कटने का समय भी आ गया। विष्णु ने फसल को काटकर हमेशा की तरह मिलावट करके बेच दिया। इस बार फसल के दुगुने से भी ज्यादा पैसे मिले थे। सारा परिवार खुश था और माता पिता विष्णु का गुणगान करते नहीं थक रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस ने विष्णु को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। उसके पिता ने पूछा, अरे आप मेरे बेटे को अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? पुलिस ने कहा, आपके बेटे ने फसल में अवैध रसायन डालकर बेचा है। इसके कारण रामपुर के अनाथालय में 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। शाम को अपने कानों पर यकीन न हुआ। उसका बेटा ऐसा कर सकता है, ये कभी उसने सपने में भी न सोचा था। उसका सिर तो जैसे शर्म से झुकता जा रहा था। शहर जाकर विष्णु लालच की दुनिया में इस तरह प्रवेश कर जाएगा, ये किसने सोचा था? पुलिस की हथकड़ियों में बंधे हुए विष्णु की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने लालच में आकर जो कुछ किया, उसकी भरपाई अब दुनिया भर की दौलत नहीं कर सकती थी। रेशमा एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। रेशमा बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी। उसके बापू मिश्री लाल ने उसे बड़ी मुश्किल से पाला था। वो रोज सुबह ही घड़े और मिट्टी के बर्तन बनाता और बाजार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उसी से उसका खर्चा चलाता था। लोगों के बहुत जोर देने पर भी मिश्री लाल ने दूसरा विवाह नहीं किया था। रेशमा 18 साल की हो गई थी। मिश्री लाल को उसके विवाह की चिंता होने लगी। रेशमा घर का सारा काम करती, फिर बापू को खिला पिलाकर पास के ही जंगल में अपनी गाय और बकरी को चराने के लिए ले जाती थी। एक दिन जब वो जंगल में गई तो गाय और बकरी को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद अपने पसंदीदार पेड़ से पीठ ठिकाकर आराम करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने अपनी खाने की पोटली निकाली और थोड़ा खाना और पानी उस पेड़ के पास रख दी। वो आंखें बंद करके बोली, हे वृक्ष देवता, पहले आप खा लो, फिर मैं भी खा लेती हूँ। माँ कहती थी, वृक्ष हमारी धरोहर है, उनसे प्यार करना चाहिए। वैसे भी मुझसे अकेले नहीं खाया जाता। आप भी तो भूखे होंगे ना। फिर वो पेड़ से ढेरों बातें करती। ये उसका रोज का नियम था। फिर रेशमा ने खाना खाया और पानी पिया। अचानक उसके सामने पेड़ से एक गुलमोहर का फूल का गुच्छा गिरा।
रेशमा ने जैसे ही उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ से आवाज आई, इसको अपने घर के आंगन में मिट्टी के नीचे दबा देना। फिर रेशमा बोली, तुम कौन हो और ये फूल मुझे क्यों दे रहे हो? फिर पेड़ बोला, तुम तो मुझे रोज खाना पीना देती हो, इतनी बातें करती हो और पहचानती नहीं हो। रेशमा खुशी से उछल पड़ी। वो बोली, अरे तुम सच में मेरा बनाया खाना खाते हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी जाकर बापू को बताती हूँ। वो गुलमोहर का पेड़ बोला, ना 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 ना, ये बात सिर्फ हमारे और तुम्हारे बीच की है। समय आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। फिर रेशमा ने कहा, ठीक है, किसी से नहीं कहूँगी। अब मैं चलती हूँ, कल फिर आऊंगी। वो अपने जानवरों को हाँकते हुए घर आ गई। घर आते ही रेशमा आंगन में गई और उसने खुरपी लेकर गुलमोहर का फूल मिट्टी के नीचे दबा दिया और फिर आकर चुपचाप घर का काम करने लगी। जब मिसरी लाल आया तो बेटी को प्रसन्न चीत देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अरे आज क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। फिर वो बोली, कुछ नहीं बापू, बस ऐसे ही। खाना पीना खाकर वो सोने गई तो अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा कि जहां उसने गुलमोहर का फूल लगाया था वहां उतनी ही देर में पौधा निकल आया है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बिस्तर पर आकर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। आधी रात हुई तो उसे आंगन में कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वो दबे पांव खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो नन्हा पौधा पेड़ में परिवर्तित हो गया था। उसके नीचे परियों की रानी लग रही एक खूबसूरत परी सजे हुए एक तख्त पर विराजमान थी। उसके चारों तरफ सुंदर परियां और परिजात नृत्य कर रहे थे। कोई बांसुरी बजा रहा था तो कोई शहनाई और कोई सारंग। कुछ देर के बाद ही परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई और ढेर सारे खाने पीने का सामान आ गया। खाने की सुगंध से रेशमा को भी भूख लग गई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल कर जाए। खाना पीना खत्म होते होते भोर हो गई। अचानक एक तेज रोशनी हुई और गुलमोहर का पेड़ 2 भागों में दरवाजे की तरह खुल गया। सब लोग उसके भीतर समा गए। पलक झपकते ही वहां का नजारा ही बदल गया। रेशमा ठगी सी आंखें फाड़े देखती रह गई। चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह बापू की आवाज से नींद खुली। मिसरी लाल बोला, रेशमा जल्दी उठो, ये देखो हमारे आंगन में पेड़ कहाँ से आ गया और कितने सुंदर घड़े बने रखे हैं। क्या तुमने इसे बनाया है? वो आंखें मलते हुए उठी और बोली, नहीं बापू, मैंने तो घड़े नहीं बनाए हैं। वो भागकर आंगन में पहुंच गई। वहां करीब 10 घड़े बने रखे थे। उसने कहा, बापू चलो, अच्छा है ना, अब तुम्हें घड़े बनाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। इन्हीं घड़ों को बाजार में बेच दो। फिर मिसरी लाल ने कहा, हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खिला दो पहले। वो हाथ मुंह धोकर रसोई में गई। वहां उसके बर्तनों में खूब बढ़िया गर्मा गर्म व्यंजन रखे थे। वो सोच रही थी, ये सारा खाना तो परिया मजे ले लेकर खा रही थी। उसके मन में बेचैनी हो रही थी कि बापू को कैसे सब कुछ बताए, लेकिन तभी उसे पेड़ की बात याद आ गई। उसने थाली लगाई और बापू के सामने रख दिया। मिसरी लाल खाना देखकर भौचक्का हो गए और बोले, अरे इतनी जल्दी तुमने इतना सब कुछ कैसे बना लिया? फिर रेशमा ने कहा, बापू रात को नींद नहीं आ रही थी ना, इसीलिए सुबह ही उठकर बना लिया था। अब थोड़ा तुम भी खा लो। बापू के बाजार जाने के बाद वो झट से पेड़ के पास आ गई। पहले उसकी जड़ों में पानी डाला, पेड़ के नीचे सफाई की और 2 रोटी बनाकर
पेड़ के पास रख दिया। फिर बोली। इसके बाद वो गाय और बकरी को लेकर जंगल में गई। रोज की तरह उसको चरने के लिए छोड़कर पेड़ के पास आई और पेड़ से लिपट गई। फिर बोली, गुलमोहर के पेड़, तुमने तो मेरा सारा दुख दूर कर दिया। फिर उस पेड़ ने बोला, अरे तुम भी हमारे साथ आकर हमारी दावत में क्यों नहीं शामिल हो गई? फिर रेशमा ने कहा, मुझे तो डर लग रहा था। फिर पेड़ ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आज रात को शामिल हो जाना। उसने जैसे ही खाने की पोटली खोली और पेड़ के पास रखने गई, पेड़ बोला, तुमने मुझे खिला तो दिया, अब खुद भी तो खा लो। रेशमा समझ गई कि ये पेड़ ही मेरे घर में रहने लगा है। उसने खाना खाया और थोड़ी देर बाद उठी और जानवरों को लेकर घर आई। रेशमा उस दिन बेचैनी से रात होने की प्रतीक्षा कर रही थी। दोपहर में सो गई। मिसरी लाल जल्दी ही घर आ गए और बोले, रेशमा, आज तो गजब हो गया। इन 10 घड़ों के 10 रुपए मिले। ये तो कोई जादू हो गया। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि घड़े आए कहां से। तू कुछ छुपा तो नहीं रहा है? फिर रेशमा बोली, नहीं बापू, मैं तो सो रही थी। रात में खाना खाकर दोनों सो गए। आधी रात को रेशमा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहन ली, जो बापू ने उसकी शादी के लिए सहेज कर रखते हुए कहा था, जब तेरी शादी होगी तब यही साड़ी पहनना। उसी को पहनकर थोड़ा श्रृंगार करके खिड़की में खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में गुलमोहर का पेड़ दरवाजे की तरह खुल गया और उसमें से सभी परियां निकल आई। रेशमा ने देखा कि उन्होंने पेड़ से एक संदूक निकाला और परियों की रानी ने 3 बार ताली बजाई। तभी उस संदूक में से एक राजकुमार निकला। अब तो उससे रहा ना गया। वो भी आंगन का दरवाजा खोलकर बाहर गुलमोहर के पेड़ के नीचे चली गई। राजकुमार अपलक उसकी तरफ देखता रहा। परियों की रानी आगे आई और उसने कहा, रेशमा, ये राजकुमार अभय है। इनको अपने लिए एक खूबसूरत और योग्य वधू चाहिए। तुम इनसे शादी करोगी? रेशमा ने शर्म और खुशी से अपना चेहरा अपनी हथेलियों से छुपा लिया। सारे लोग हंसने लगे। वो बोली, मैं अपने बापू को बुला लाऊं? राजकुमार अभय बोला, अरे नहीं नहीं, चलो हम सभी तुम्हारे बापू के पास ही चलते हैं। मिसरी लाल को जैसे ही थोड़ी आहट लगी, वो उठकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि उसके कमरे में परियों की रानी, राजकुमार अभय और रेशमा ने प्रवेश किया। राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? मिसरी लाल ने कहा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग कौन हैं? और रेशमा, तूने ये साड़ी क्यों पहनी है? ये तो मैं तेरे विवाह में पहनने के लिए लाया था। फिर परियों की रानी आगे आई। उसने मिसरी लाल को बताया कि ये मधुपुर के राजकुमार अभय हैं। ये किसी परी के साथ बस 5 वर्ष से गुलमोहर के पेड़ में ही कैद थे। अब इनका श्राप समाप्त हो गया है। मिसरी लाल तो सब कुछ सुनकर अवाक हो गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी बेटी इतनी भाग्यवान है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक शहनाई बजने लगी और परियों की उपस्थिति में रेशमा का विवाह राजकुमार से हो गया। राजकुमार मिसरी लाल के पास आया और बोला, बापू, आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। मिसरी लाल ने कहा, बेटा, जिस गुलमोहर की पेड़ ने इतना सब कुछ दिया है, अब उसी की देखभाल में आराम से जीवन कट जाएगा। आप लोग जाइए, बीच बीच में मिलने आ जाइएगा। मैं भी कभी कभी मिलने आ जाऊंगा। रेशमा विदा होकर जाने लगी तो गुलमोहर के पेड़ से लिपट कर खूब रोई। फिर बापू के गले लग गई। वो चली गई थी।
सब लोग जा चुके थे। मिस्री लाल का घर हवेली में परिवर्तित हो गया था। गुलमोहर का पेड़ अभी भी वहां खड़ा था। रेशमा अक्सर अपनी बगधी में आती। बापू के लिए नौकर चाकर रखवा दिए थे। अब बापू को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सारे समय गुलमोहर के फूलों से नए नए पेड़ लगाते और उन्हीं की देखभाल में सारा समय बीत जाता। कुछ ही सालों में मिश्री लाल की हवेली को लोग गुलमोहर के बाग वाली हवेली के नाम से जानने लगे थे। गुलमोहर के जादुई पेड़ ने उसकी किस्मत बदल दी थी।